आपने देखा होगा जब गन से फायर करते हैं तो पीछे को एक जर्क सा लगता है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है। अगर हम फायरिंग ऑफ गन को देखें, इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, ये हमने फायर किया यहां से, ये सपोज स्मॉल एम मास है और ये कैपिटल एम मास है। तो जब ये फायर करता है इसमें एक मोमेंटम आ जाता है बुलेट में, जबकि इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं है। तो सपोज ये v वेलोसिटी से फायर किया, तो गन की वेलोसिटी पूछ लेते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में गन आएगी, मूव करेगी। सपोज ये v डैश वेलोसिटी से मूव करती है, वी हैव टू फाइंड दिस वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड रिक्वायल ऑफ गन। रिक्वायल तो गन कितनी वेलोसिटी से वापस आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, फाइनली ये बुलेट तो मूविंग है v वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर हम पॉजिटिव ले लें राइट वर्ड्स। और गन क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, आप या तो पहले ही एज्यूम कर लो बैकवर्ड और माइनस लगा दो, या आप इसे पॉजिटिव मान लो, अननोन है, खुद इसका साइन आ जाएगा। मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं एम वी डैश, तो v डैश विल बी इक्वल टू एम वी बाय एम। दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। इस वेलोसिटी से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब यहां जब भी वेलोसिटी इसके गन के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें एक मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये कभी भी दिया जा सकता है मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी कहते किसे हैं? मजल वेलोसिटी है जो गन फायर करती है बुलेट को किसी वेलोसिटी से, दैट इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। सपोज गन को आपने रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है और आप फायर करते हैं, तब जो बुलेट की वेलोसिटी होगी वो मजल वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये गन फायर कर सकती है बुलेट को एक 100 मीटर पर सेकेंड से, एंड गन इज फिक्स्ड, देन दिस इज मजल वेलोसिटी, कि गन फिक्स्ड है और ये बुलेट फायर करती है 100 मीटर पर सेकेंड से। अब सपोज ड्यूरिंग फायरिंग और एट द टाइम ऑफ फायरिंग द गन वॉज मूविंग। सपोज कोई पर्सन कार में बैठा है और वो कार मूविंग है और गन से फायर किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी दिस डायरेक्शन में कार मूविंग है। तो एट द टाइम ऑफ फायरिंग सपोज कार की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब गन तो अपने अकॉर्डिंग कितनी वेलोसिटी देती है बुलेट को? 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन गन भी मूविंग है उस डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी जो है, गन वाली जो वेलोसिटी है, इस बुलेट को मिल जाएगी और ये बन जाएगी 100 प्लस 10, इट विल बिकम 110 मीटर पर सेकेंड। यही कॉन्सेप्ट है वो जो बॉलर्स दौड़ के आते हैं और फिर बॉलिंग करते हैं। अगर एक जगह खड़ा होकर एक बॉलर कोई फेंकता है बॉल को, तो उसकी एक वेलोसिटी है फेंकने की, दैट इज मजल वेलोसिटी। तो पहले जब वो थोड़ा दौड़ के आता है, रनअप लेता है, तो उसकी वेलोसिटी जो बॉलर की वेलोसिटी होती है वो उसके साथ ऐड हो जाती है और बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। सपोज गन बैकवर्ड डायरेक्शन में फायर करती है, यानी गन तो ऐसे मूविंग है कार के साथ और फायरिंग हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। तो गन 100 मीटर पर सेकेंड से बुलेट को फायर करती है, लेकिन गन खुद मूविंग है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो गन की वेलोसिटी भी इसको मिल जाएगी और इसमें से ये -10 हो जाएगा, इट विल बिकम 90। तो आई थिंक अभी तक मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मजल वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन, गन के फायरिंग की वेलोसिटी है। अब अगर गन मूविंग है एट द टाइम ऑफ फायरिंग, तो ये वेलोसिटी जो गन की वेलोसिटी है, द बुलेट विल एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ द गन ऑल्सो। तो इस केस में ये सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो गया, ऑपोजिट होने की वजह से माइनस हो गया। अब ये जो रिक्वायरिंग ऑफ गन अभी हमने पढ़ा है,
until unless mentioned we will assume it to be the actual velocity of the bullet. That means इसको हम मजल नहीं लेंगे. जैसे यहां पे ये एक्चुअल था 110, इसमें एक्चुअल था 90, तो हम ये कंसीडर करेंगे अगर बुलेट की वेलोसिटी गिवन है. अगर आपको मेंशन्ड है कि मजल वेलोसिटी ऑफ द गन इज दिस, दैट मीन्स अगर वो कहता है कि बुलेट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू गन गिवन है या सिंपली मजल वेलोसिटी गिवन है, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे और इसके अकॉर्डिंग आपको ये करना होगा यहां पे कि जब रिकॉइलिंग हो रही है गन की, फॉर एग्जाम्पल वी नॉट मजल वेलोसिटी है, इट इज मजल velocity. During firing, the gun is moving in backward direction with a velocity v dash. ऐसा नहीं है कि पहले बुलेट फायर हो जाएगी बाद में गन रिकॉइल होगी. इट इज साइमल्टेनियस. बुलेट फायर हो रही, बुलेट निकलना शुरू हो रही, गन पीछे को चलना शुरू हो रही, क्योंकि जैसे ही ये बुलेट गन के बाहर आएगी अब इनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है. देयर इज नो रिकॉइल. ये रिकॉइलिंग तब तक ही होती है जब तक बुलेट गन के अंदर रहती है, और जैसे ही इससे अलग होती है उस मोमेंट पे ये वेलोसिटी होगी सपोज v डैश. जैसे ही बुलेट गन से अलग हुई उस मोमेंट पे गन की वेलोसिटी सपोज v डैश है. इसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं. अब जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, एक्चुअल मींस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल वेलोसिटी और यू कैन से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड of the bullet, it will be v naught minus v dash. This is the velocity of the bullet in forward direction. अब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे. इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम, बुलेट का मास m और वेलोसिटी v नॉट माइनस v डैश, और गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो माइनस m v डैश. From this you can calculate v dash. mv naught minus mv dash minus capital mv dash. From this this v dash will be equal to mv naught upon m plus m. And this will be when muzzle velocity is given or you are given that this is the velocity of the bullet with respect to gun. वही muzzle velocity होती है. और फायरिंग के टाइम पे गन की वेलोसिटी को भी बुलेट एक्वायर कर लेती है. तो ये कॉन्सेप्ट्स थे रिकॉइलिंग ऑफ गन के. इसमें जब तक मजल वेलोसिटी नहीं मेंशन्ड है तब तक आप एक्चुअल एज्यूम करोगे और इस तरह से प्रोसीड करोगे. बुलेट का मोमेंटम, गन का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस करा दो. लेकिन अगर मजल वेलोसिटी गिवन है तो फिर अप्रोच इस तरह से लगेगी. बुलेट की मजल वेलोसिटी के साथ गन की वेलोसिटी भी आपको लगानी होगी और नेट वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगी. उसके अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा. एक क्वेश्चंस होते हैं प्रोजेक्टाइल में, पूछ लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और किसी पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग वाले. उसमें सपोज आपको ये गिवन है, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे, ये इसकी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री. जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी बॉडी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी आप सब जानते हैं, इट विल बी u cos थीटा. मास इज m एंड सडनली दिस बॉडी ब्रेक्स इनटू टू पीसेस. सपोज यू आर गिवन दैट, this is just for comparison between the two diagrams. One piece just after explosion, one piece starts falling under gravity. एक पीस इसमें से गिरना शुरू हो गया नीचे, vertically downward under gravity freely. That means its initial velocity becomes 0. You have to find the velocity of other piece. And suppose they are equal masses, that means half half. This is m by 2, this is also m by 2. तो इस केस में भी जब एक्सप्लोजन होता है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
तो अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P initial is equal to P final, and initial momentum will be mu cos theta, and final momentum, इस बॉडी की वेलोसिटी तो जीरो है जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, m/2 इंटू जीरो, लेकिन इस बॉडी की हमें वेलोसिटी बतानी है m/2 इंटू v. We can find this velocity. It will be 2u cos theta. तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ही क्वेश्चन होते हैं जो एक्सप्लोड कर देते हैं बीच में. तो यहां वेलोसिटी हमें जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन बतानी है, मगर इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं. ध्यान से आपको देखना होगा. ये इनिशियली हॉरिजॉन्टल मूविंग है इस पॉइंट पे जहां एक्सप्लोजन हुआ है. इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो डेफिनेटली इसकी भी हॉरिजॉन्टल होगी. तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने एज्यूम की है, ये विदाउट थिंकिंग नहीं ली है. इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, वो यही, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल है तो फाइनल भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. और एक बॉडी का मोमेंटम जीरो, तो जो भी मोमेंटम होगा वो इसमें होगा, एंड दैट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल. दैट इज व्हाई इट्स वेलोसिटी मस्ट बी हॉरिजॉन्टल. कई बार इसमें दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं कि एक मास अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू कर देता है. यानी ये जो एक्सप्लोजन हुआ है यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इनिशियली इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u cos थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है प्रोजेक्शन की, और ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा हो गई. आपको कहा जाता है कि जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वन पीस स्टार्ट्स रिट्रेसिंग इट्स पाथ. दैट मीन्स ये जिस पाथ से आया है उसी पाथ से वापस जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाए. यानी अगर हम एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट करें इतनी ही वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में, इतनी वेलोसिटी से, तो ये इसी पाथ को रिट्रेस करेगी. अगर हम ग्रेटर वेलोसिटी देते हैं तो ये दूर जाएगी, कम वेलोसिटी देंगे तो ये पहले गिर जाएगी. इट मीन्स कि अगर ये बॉडी या कोई भी बॉडी अपने पाथ को रिट्रेस करती है तो उसकी वेलोसिटी वहां पे रिवर्स होनी चाहिए. तो यहां वेलोसिटी u cos थीटा होगी, ये अंडरस्टूड है. मैं इसे लिख देता हूं. वन पीस स्टार्ट्स रिट्रेसिंग इट्स पाथ, therefore its velocity reverses. आप दोनों में कंपेयर कर लो. इसमें एक बॉडी की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन जीरो हो गई, इट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. और इस केस में एक पीस की वेलोसिटी ऑपोजिट हो गई, रिवर्स हो गई. तो दूसरे पीस की वेलोसिटी बतानी है हमें. मान लो इसकी वेलोसिटी v है, and these pieces are again equal in masses. That means ये equally divide हुई दो pieces में. अब इसमें भी आप ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही लोगे, क्योंकि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल, फाइनली एक बॉडी का मोमेंटम भी हॉरिजॉन्टल, दूसरी का भी हॉरिजॉन्टल होगा. देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम हो गया mu cos थीटा, फाइनल हुआ, इसका हमें पता है इट इज -m/2 u cos थीटा, और दूसरी बॉडी का मोमेंटम m/2 v विच इज अननोन. ये इधर ले आओ, इट विल बी 3mu cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू m/2 v. तो फ्रॉम दिस v इज 3u cos थीटा. कभी कभी इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तीन पीसेस में ब्रेक कर दिया, एक रिट्रेस करता है, एक फ्रीली फॉल करता है, तीसरे की वेलोसिटी बतानी है. तो यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसमें आप लगा सकते हो. गन की रिकॉइलिंग पे कभी कभी एनर्जी का भी क्वेश्चन बना देते हैं. जैसे ये गन है और इससे फायर किए बुलेट को, एंड यू आर गिवन दैट टोटल एनर्जी फ्रॉम एक्सप्लोजन इज इक्वल टू E. तो आप
आपको ये पूछा जा सकता है कि गन की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, बुलेट की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, या वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ई। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व आप डायरेक्टली तो कर सकते हो। बेसिकली तो ये हो गया, जो ई होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी डैश स्क्वायर इक्वल टू ई। टोटल एनर्जी ये हो गई। इसके अलावा इनका मोमेंटम दोनों के इक्वल होते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दूं। नाउ यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस। आप v या v डैश की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करके इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। लेकिन ये लेंथी हो जाता है काफी, इसको हम काफी हद तक शॉर्ट कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज। देखो, दोनों बॉडीज के, दैट मीन्स बुलेट और गन, दोनों के मोमेंटम इक्वल हैं। अगर हम इन मोमेंटम को p ले लें, दोनों का मोमेंटा p, तो ये p की टर्म्स में हम इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज k1, इसको मैंने k1 लिख लिया, इसको लिख लिया k2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी k1 प्लस k2 इक्वल टू ई। एक इक्वेशन तो ये। दूसरी इक्वेशन, ये मोमेंटम इक्वल है। मोमेंटम की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है p स्क्वायर बाय 2m, आप सब जानते हैं। तो अब p तो दोनों का सेम है, यहां से पता लग रहा है हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का यहां से रेशियो मिल जाएगा k1 बाई k2 इक्वल टू m2 बाई m1। और यहां पे k1 काइनेटिक एनर्जी बुलेट की है और k2 गन की है। तो k1 मतलब 1/4 बुलेट, तो m2 हुआ मास ऑफ गन और स्मॉल m विल बी m1, मास ऑफ बुलेट। तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, रेशियो ऑफ मास ऑफ गन टू बुलेट, उल्टा, इट इज इन इनवर्स रेशियो। अब हमारे पास दोनों का सम है, दोनों काइनेटिक एनर्जीज का, और रेशियो है। अब रेशियो का कॉन्सेप्ट ये, अगर दो क्वांटिटीज का सम और रेशियो हमारे पास हो तो हम उन क्वांटिटीज को पता कर सकते हैं। और ये नॉर्मली बच्चे इसमें अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि ये क्वेश्चंस को काफी इजी कर देता है। मैं पहले इसी का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करूंगा। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, डिवाइड 60 इन द रेशियो 2:3। तो जो दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं उनका सम तो है 60 और ये रेशियो है। तो इसका शॉर्टकट ये होता है, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू, तो आप यहां से रेशियो देखो, उस फर्स्ट नंबर का क्या है 2, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 2 प्लस 3। तो यहां से फर्स्ट पार्ट का रेशियो ले लिया, फिर दोनों रेशियोज का सम उससे डिवाइड कर दिया, इनटू द टोटल क्वांटिटी दैट इज 60। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज 2/5 इंटू 60, इट इज 24। Similarly, you can find the second part. Second part is ratio of second part divided by sum of ratios, that is 5 into the total quantity, then it will be 36. तो इस तरह से रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हो तो डायरेक्टली हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इसको ध्यान से देखो, आप दो नंबर्स का, दो क्वांटिटीज का हमारे पास सम है और इनका रेशियो भी है। तो अगर हमें k1 पता करना है तो k1 का रेशियो m, कैपिटल M, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज। तो ये रेशियो है यहां पे, जैसे वो 2 और 3 थे। तो यहां से अब आप k1 लिख सकते हो, k1 का रेशियो कैपिटल M डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू द टोटल क्वांटिटी दैट इज E। तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, इट विल बी स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ई। तो ये एक डायरेक्ट अप्रोच है। अगर आपको वेलोसिटी भी बतानी है इन टर्म्स ऑफ ई, तो इसे हाफ m1, दैट मीन्स मास ऑफ बुलेट इंटू वी स्क्वायर, इसको हाफ कैपिटल M वी डैश स्क्वायर। इस तरह से आप ये काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं दोनों की टोटल एनर्जी की टर्म्स में।
तो ऐसे ये रेशियो का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। एक और बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि एक बॉडी दो पीसेस में ब्रेक हो जाती है। अगर दो से ज्यादा पीसेस में ब्रेक हो जाए, फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए कि एक बॉडी है जो रेस्ट पे है एंड इट ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस। मासेस आपको इक्वल अनइक्वल कैसे भी दिए जा सकते हैं। 3 पीसेस में ब्रेक हो जाती है। फिलहाल मैं लिख रहा हूं इनको M1, M2 एंड M3 एंड यू आर गिवन दैट 2 पीसेस स्टार्ट मूविंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये है वो इंपॉर्टेंट जो है कि 2 पीसेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं एक्सप्लोजन के बाद। सपोज इनकी वेलोसिटीज हैं V1 एंड V2। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ M3। तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, ये है तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल करना है। अब ये इक्वल करोगे, डिफरेंट डायरेक्शन है, IJ लगाओ या वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट। तो इसका एक आसान सा जो अप्रोच है, इजी सी, वो ये कि पहले जो 2 बॉडीज दी हुई हैं जिनकी वेलोसिटीज दी हुई हैं, इनका मोमेंटम टोटल फाइंड कर लो। एक मोमेंटम हो गया इस डायरेक्शन में, इट इज M1 V1। दूसरा मोमेंटम हुआ इस डायरेक्शन में एंड इट इज M2 V2। इनका रिजल्टेंट इजीली आप फाइंड कर सकते हो। दिस इज देयर रिजल्टेंट। तो इन दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम हम पता लग जाएगा एंड इट इज क्वाइट इजी क्योंकि 90 डिग्री पे है। रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी द टोटल मोमेंटम। तो थर्ड बॉडी का जो मोमेंटम होगा इट विल बी जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस रिजल्टेंट मोमेंटम। तभी नेट मोमेंटम 0 होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है बॉडी। तो इसका मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो आप ये मान लो वेलोसिटी है V3, तो mv3 दैट मीन्स थर्ड मास M3 इंटू V3। This is the momentum of third mass. It will balance the resultant of the momenta of these 2 masses. So it will be root of P1 square plus P2 square. ये P1 और P2 मैंने इनको लिख दिया। इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2। तो इसकी अप्रोच क्लियर हो गई। अब इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लेंगे। सपोज M1 आपको गिवन है 2 kg एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाला जो मास है वो है 1 kg और इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियली रखी हुई है बॉडी, इसका टोटल मास फॉर एग्जांपल 5 kg है। ये एक्सप्लोजन हुआ, 2 पीसेस की आपको मासेस और वेलोसिटी गिवन है। थर्ड पीस की वेलोसिटी आपको बतानी है और उसका मास आप इन्हीं से फाइंड कर सकते हो। टोटल 5 है, दिस इज 1, दिस इज 2, देयरफॉर इट्स मास इज ऑल्सो 2। इस पीस की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लो दोनों का। इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में 2 इंटू 2 दैट इज 4, इसका 1 इंटू 3 दैट इज 3। और बच्चों इस चीज में केयरफुल रहना, इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, वेलोसिटी का रिजल्टेंट फाइंड कर देते हैं। वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये 3 और 4 का रिजल्टेंट आ जाएगा 5। तो तीसरा जो मास है उसकी वेलोसिटी आप v अगर लिखें और मास है उसका 2, तो मोमेंटम ऑफ थर्ड बॉडी 2v, इट मस्ट बी इक्वल टू 5। फ्रॉम दिस वे इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। We can find the velocity of this third mass. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये जो डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हैं, जिनमें एक्सप्लोजन हुआ है मैक्सिमम केसेस में। अब हम डिस्कस करेंगे जिसमें अलग अलग बॉडीज थी पहले मूविंग और वो कंबाइन हो जाती हैं। सपोज एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और एक जा रही है इस डायरेक्शन में, और दोनों आपस में कोलाइड करके चिपक जाती हैं। दे स्टिक टुगेदर एंड फॉर एग्जाम्पल इट्स मास इज 2 kg
and is moving with velocity 4 meter per second. Its mass is 3 kg and is moving with velocity of 2 meter per second. They collide and stick together. We have to find the velocity of the combined mass. जब ये combine होंगी, this is suppose the combination or combined body, and we have to find its velocity. It is unknown. क्योंकि ये वन डायमेंशनल केस नहीं है, सिंगल डायरेक्शन नहीं है, यहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है. या तो आप आई जे के की हेल्प ले लो, या अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो आसान पड़ता है. एक काम हम ये कर सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट मोमेंटम पता कर लें, वही मोमेंटम इसका होगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? एक मोमेंटम हुआ इस डायरेक्शन में 4 into 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, 8, और ये वाला मोमेंटम हो जाएगा 6. दिस इज 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 6. इनका रिजल्टेंट मोमेंटम आया 10. इस तरह से हमें रिजल्टेंट मोमेंटम मिल गया कि रिजल्टेंट मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है. तो जो बॉडी कंबाइंड मास है इसका मोमेंटम 10 बनना चाहिए और इसी डायरेक्शन में बनना चाहिए. आप ये चाहें तो डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं. एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड tan थीटा विल बी 6/8. दिस इज 6, दिस इज 8, 3/4, और ये थीटा आ जाएगा यहां से 37. यू नो वेरी वेल फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ 37 and 53. तो ये एंगल भी हमारे पास है और ये मोमेंटम आया. सपोज ये वेलोसिटी है v, कंबाइंड मास कितने केजी का होगा? दिस इज 2 kg, दिस इज 3, तो टोटल मास इज 5 kg. सो वी कैन राइट द टोटल मोमेंटम विच इज फ्रॉम दिस डायग्राम 10 इज इक्वल टू 5v, and from this we get velocity 2 meter per second. तो कंबाइंड मास इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा इस एंगल पे, और ये एंगल हमारे पास है 37. ये 37 डिग्री एंगल पे मूव करेगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका. पहले क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है. आपको करना क्या है कि अलग अलग जो मासेस हैं उनका मोमेंटम लिख के कंबाइन कर दो, रिजल्टेंट मोमेंटम. बस कॉम्बिनेशन में जो मेन तुम्हें ध्यान रखना है वो है कि ये वेक्टोरियली आपको कंबाइन करना होगा. आप आई जे की हेल्प लें, आई और जे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, या आप डायरेक्टली रिजल्टेंट मोमेंटम फाइंड कर दें और इस बॉडी के मोमेंटम के इक्वल कर दें. एक और एग्जांपल है. सपोज एक ट्रॉली है, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज सपोज 100 kg. और इसमें चलती हुई ट्रॉली में हमने एक मास रख दिया धीरे से, विदाउट मूविंग दैट मास. अ बॉडी ऑफ मास सपोज 20 kg is gently placed in the trolley. धीरे से एक मास रख दिया. जब हम इस मास को इसके अंदर रखेंगे, इनिशियली दैट मास इज नॉट मूविंग, बट फाइनली दैट विल बी मूविंग विद द ट्रॉली. तो जस्ट बिफोर प्लेसिंग द मास, द मोमेंटम इज 3 into 100 only. There is no momentum of the mass. तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएं इसमें, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. इनिशियल मोमेंटम सिर्फ ट्रॉली में है, mv 100 into 3. फाइनली वो मास जो 20 kg का है, वो और ट्रॉली दोनों एक साथ मूविंग होंगे, और सपोज दोनों की वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी हो जाती है v. इसके अंदर अब मास रखा हुआ है 20 kg मास. तो फाइनल मोमेंटम होगा 100 plus 20, दिस इज 120 टोटल मास इंटू v. फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट v. इट इज 300 डिवाइडेड बाय 120, 2.5 मीटर पर सेकेंड. ये
कंबाइन होने वाला ही एग्जांपल था। इसमें ट्रॉली इनिशियली मूविंग है किसी वेलोसिटी से और एक मास जो इनिशियली मूविंग नहीं है उसको रख दिया इसके अंदर। एक और एग्जांपल इसका जिसमें इनिशियली ट्रॉली रेस्ट पे है। सपोज एक ट्रॉली है, दिस इज इनिशियली एट रेस्ट, और एक मास को इसके अंदर फेंक दिया हमने किसी वेलोसिटी से, और जब ये मास इसमें गिरता है उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी गिवन है हमें। फॉर एग्जांपल जस्ट बिफोर ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड है, and the mass is 2 kg and the trolley is having a mass of, for example, 3 kg. तो अब ये मास इसके अंदर गिरेगा और ये कंबाइंड सिस्टम मूव करना शुरू कर देगा। तो वी हैव टू फाइंड अगेन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली प्लस मास सिस्टम। नाउ लेट दिस वेलोसिटी इज v, तो इट इज जस्ट आफ्टर। नाउ इनिशियल मोमेंटम, ट्रॉली में कोई मोमेंटम नहीं है, मास के अंदर है और मास है उसका 2 इंटू 10, इट इज p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, एंड p फाइनल इज 2 + 3 टोटल मास इंटू v। तो यहां से v हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। एक एग्जाम्पल ये ट्रॉली वाला। ओके, नाउ एक और मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा ट्रॉली से, कि एक ट्रॉली में कोई पर्सन खड़ा हुआ है और इसके हाथ में एक हैवी ऑब्जेक्ट है। ये इस हैवी ऑब्जेक्ट को साइडवेज थ्रो कर देता है। दैट मीन्स अगर ट्रॉली हॉरिजॉन्टली मूविंग है तो ये आदमी इस हैवी ऑब्जेक्ट को साइड में ऐसे फेंकता है। दैट मीन्स उसके जो थ्रो करने की वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रॉली। इस वेलोसिटी का, जिस वेलोसिटी से ये स्टोन को या इस हैवी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक रहा है साइडवेज, इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं है, ट्रॉली की वेलोसिटी के अलोंग। सपोज ये v0 है, तो जस्ट बिफोर दिस इज द सिचुएशन, ये आदमी और ये ऑब्जेक्ट ट्रॉली सब मूविंग है v0 वेलोसिटी से। जैसे ही ये इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है सिचुएशन हो जाएगी ये, जस्ट आफ्टर। इस आदमी की वेलोसिटी ट्रॉली के साथ दोनों साथ चल रहे हैं। सपोज ये वेलोसिटी हो जाती है v, जो हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड दिस v। लेकिन वो जो हैवी ऑब्जेक्ट इसने फेंकी है उसकी इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी होगी v0। यानी जैसे उसने इसे फेंका ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट की जस्ट आफ्टर वेलोसिटी वही होगी जो उस मैन की थी। वी शुड रादर राइट v ओवर हियर, क्योंकि जब बॉडी अलग होना शुरू होती है उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी थ्रोअर की है वही वेलोसिटी इस बॉडी की होगी। ये आदमी जैसे ही इस बॉडी को छोड़ेगा उस मोमेंट पे आदमी की वेलोसिटी v है, ट्रॉली की v है वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की भी v होगी हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये थ्रोइंग के केस में इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो थ्रोवर की होती है। तो इस डायरेक्शन में थ्रोवर है इनिशियल वेलोसिटी, एक इसने परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी वो भी होगी इसके अंदर, लेकिन इसके अलोंग वेलोसिटी वही होगी जो थ्रोवर की वेलोसिटी है। तो इस मोमेंटम का जब कंजर्वेशन आप लगाओगे, इनिशियल सपोज ये मास m1 स्मॉल m, तो इनिशियल मोमेंटम हुआ m प्लस m1 प्लस m इंटू v0, और फाइनल मोमेंटम m प्लस m प्लस m1 इंटू v, और इसको सिंप्लीफाई करो तो v इज इक्वल टू v0। दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट चेंज्ड। तो यहां मैं इसे थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूं। जब ये आदमी इस ट्रॉली के अंदर खड़ा है इसकी वेलोसिटी वही होगी जो ट्रॉली की है। जब ये इस हैवी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है साइडवेज तो ये आदमी इसको एक वेलोसिटी देता है साइडवेज, लेकिन इस वेलोसिटी के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी भी होगी जो इस आदमी की है उस मोमेंट पे। तो जस्ट आफ्टर द थ्रो अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एंड मैन
v है, तो इस स्टोन की भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v आएगी। तो इस डायरेक्शन में जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लगाया तो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल इक्वल आ रही है। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली।